कल वाली बातों को पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी कि ऑडिट किसे कहते हैं, क्या होता है ऑडिट? ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कौन करता है आके? बाय एन ऑडिटर। ये अकाउंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? डायरेक्टर्स, कंपनी के हायर मैनेजमेंट, सीईओज, एचओडीज। और ये तो सारे आपने हायर बता दिया ना, कुछ लो स्टाफ भी तो होता है, डिपार्टमेंट हेड्स, फाइनेंस मैनेजर्स, उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़। ये स्टीवर्डशिप किसे कहते हैं? जो कंपनी को चला रहे होते हैं। कौन चला रहा होता है कंपनी को? वो कैसे चलाते हैं कंपनी को? धक्का देके? हाँ, फिर कैसे? चाबी लगा के। चाबी को क्या कहते हैं? वो चाबी क्या है बेसिकली? हाँ नहीं, वो चाबी क्या है? चाबी वो उनकी स्ट्रेटजीज हैं जो कंपनी को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं, यानी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये किसको रिपोर्टेबल होते हैं? ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स। और शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, मेंबर्स के पास मेंबर्स होते हैं। अच्छा, अब मेंबर्स कौन होता है? शेयर होल्डर्स के पास खाली शेयर होल्डिंग है, मगर मेंबर्स ने वो शेयर होल्डिंग अगर रजिस्टर करवाई हुई कंपनी में तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में आ रहे होंगे, उनको हम मेंबर कहते हैं। वापस आते हैं, मुझे आपने ऑडिट के कुछ 3 फ़ायदे बताने हैं सर। 3 फ़ायदे ऑडिट के बता दें। क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। किस चीज़ की? फाइनेंशियल्स की। ठीक है, ठीक है। और ऑडिट जो होता है, ऑडिटर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करता क्या? क्या सर ये इट्स असिस्टेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, परचेजेस को देखता है, उनमें से गलतियां तलाश करता है और मैनेजमेंट को बताता है कि ये गलतियां ठीक करो। तीसरा फ़ायदा, ये ग्रांट ऑफ लोन में भी असिस्ट करता है। इसकी वजह से हमें लोन जल्दी मिल जाता है, हमारी जो अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है फ्रॉम द रिपोर्ट, उसके चलते हम जल्दी फंड्स एक्वायर कर सकते हैं। 3 आप बता दें जो इनसे मुख्तलिफ हों। सबसे पहले तो ये है कि मैनेजमेंट को कंफर्म करता है कि अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मैनेजमेंट अपनी तमाम तर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ निभा रही है या नहीं निभा रही, और फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कंपनी के अंदर मौजूद कंट्रोल्स इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो कंपनी सही से लगा रही है या नहीं लगा रही है। वीक हैं तो उसके ऊपर रिकमेंडेशंस करता है, इम्प्रूवमेंट की बातें करके जाता है। भाई ने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कौन कौन सी होती हैं? 3 आप बता दें, 3 आप बता दें। अब फैसला करने पहले किसने बताने हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बीच में से आपने एक पॉइंट निकाला और हमें दे दिया, और ये एंड पे आता होता पॉइंट। अच्छा, और एसओसीआई, और ठीक है। तीसरा क्या? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 3 आप बता दो। नोट्स, और बाकी 2 रह गई। नोट्स, हाँ, सबसे पहले उन्होंने यही हमला किया था। इक्विटी हो गई है, इनकम स्टेटमेंट भी हो गई है, और एफपी भी हो गई है। कैश फ्लो रह गया था, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और कंपैरेटिव्स। चलो ये बताएं आप लोग सारे, जनरल एक जनरल सवाल आप सबसे, क्या लगता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? हाँ, एक जनरल सा सवाल आपसे। सर मैनेजमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो बिजनेस को अच्छी तरह रन करना है। बिजनेस को रन करना उनकी एक जिम्मेदारी है। सर सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उनकी जिम्मेदारी। बेसिकली मेरा सवाल ये है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑडिट। ठीक है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन ये उनके ज़िम्मे आती है।
सर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है प्रेजेंट करना। जो चीज़ें ऑडिटर मांगता है, जो वो रिक्वायर कर रहा है, उसको वो चीज़ें टाइमली प्रोवाइड करना। एजीएम करवाना टाइमली बेसिस पे। ऑडिटर एंड के ऊपर आपसे एक कागज़ मांगता है, उस कागज़ का नाम होता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। इसके ऊपर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है, चैप्टर 14 में जाके देखेंगे। ये स्टेटमेंट बेसिकली ये कहती है कि आपने हमें जितने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, आपने हमें जितनी डॉक्यूमेंटेशन दी है, जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, हमने उसको फॉलो करते हुए उसके मुताबिक उसको चेक कर दिया है, और आप ये लिख के देंगे इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी मैनेजमेंट की एक ऑडिट को लेके? जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, जहाँ की वो एक्सेस वगैरह मांगे। अगर ऑडिटर कहता है कि मुझे आपकी ब्रांच देखनी है, उसको रोका ना जाए। ऑडिटर आपसे कहता है कि मुझे आपके कस्टमर के पास जाना है, उसको जाने दिया जाए। आपकी एक ब्रांच लाहौर से बाहर है, उसको विज़िट करवाया जाए अगर वो कह रहा है तो। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, तमाम तर इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिट से ताल्लुक़ रखती है, अगर वो चीज़ आपसे डिमांड की जा रही है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। मैं सबसे पहले आपके पास आया करूँगा ताकि ये इनहेरेंट लिमिटेशन जो भाई की है ना, वो ख़त्म हो सके। इनहेरेंट लिमिटेशन, चले 5 पॉइंट्स इनहेरेंट लिमिटेशन के, सब कुछ आज सबकी बोलती बंद करवाते हैं। सैम्पलिंग। एक ऑडिटर 100% चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता, वो सैम्पलिंग पे काम करता है। यानी कि अगर ये 100 आइटम्स हैं तो वो 100 के 100 का वेरीफाई नहीं कर सकता, वो 60 वेरीफाई अगर कर रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। 100 में से 60 उसने चुन के निकालनी है, और इन 60 को उसने क्या करना है? वेरीफाई करना है। और ऑडिट में तो होती ही होती हैं, अकाउंट्स के अंदर भी जजमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो आप यूज़फुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट, बेसिकली ये कोई फिक्स तो नहीं है, ये हमारी जजमेंट है कितना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो जब अकाउंट्स आपके जजमेंट्स पे बन रहे होते हैं, एस्टिमेट्स पे बन रहे होते हैं, तो एक ऑडिट भी एस्टिमेटेड अमाउंट को ही लेके चल रहा होता है। कंपनी के स्टाफ को बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। कैसे? सर, हाउ? कंपनी के स्टाफ जो है वो क्लाइंट के साथ डील कर रहा होगा, लेकिन जब ऑडिटर बैठा होगा तो जो है उसको टाइमली उनके पास जा नहीं सकेगा। एक बंदा बड़ा मसरूफ़ है, वो काम कर रहा है, फंसा हुआ है, पसीना निकल रहा है, ऑर्डर आता है, भाई रुको मुझे ये वाली फ़ाइल निकाल के दो। मैं कहा यार तुम फिर आ गए हो, एक दफ़ा मांग लो जो तुमने मांगना है मेरे से। कभी फ़ोन कर देते हो, कभी अपना बच्चा भेजते हो, कभी तुम खुद आ जाते हो, कभी मीटिंग के लिए बुला लेते हो, कभी डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हो। तो वो बंदे अवजार हो रहे होते हैं कि हम अपना काम करें या इसका बार बार ख्याल रखें। वापस आते हैं आपने 2 पॉइंट्स आपसे मज़ीद हमें दरकार है। ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। एक्सप्लेन द पॉइंट। ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर को मिलता है ना, एक रिसीट्स होती हैं, ना कि फिजिकल एविडेंस होता है। रिसीट्स भी एक फिजिकल एविडेंस ही है, वो फिजिकली चेक नहीं कर सकता, वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं होता। अगर वो मौके पे मौजूद हो तो वो 100% अश्योरेंस दे कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने ऐसे ही हुई थी, मगर चूँकि वो उस वक्त मौजूद नहीं होता। वो आता कब है? ईयर एंड पे 3-4 महीने के लिए तो वो आता है बेचारा। तो उसको जो शुरू के एविडेंस मिलते हैं वो उसको बहालत मजबूरी उस वक़्त मानने पड़ते हैं। हाँ, उसने उसके ऊपर काम करना है, बट फॉर द टाइम वो कहता है यार जो एविडेंस मुझे मिल रहा है वो मुझे परसुएड कर रहा है, मैं उसको मानने पे मजबूर हो रहा हूँ। कंक्लूसिव उस वक़्त हो जब वो ख़ुद मौके पे मौजूद हो और उसके सामने वो ट्रांजैक्शन हुई हो,
वो उसके लिए आंखों देखा हो तो उस पर वो पूरा पूरा यकीन कर सकता है। कॉस्टली होता है। सबसे आसान पॉइंट भाई ने सबसे एंड में दिया, क्या होता है? कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है। क्या एक एक्सटर्नल ऑडिटर ऐसा बंदा हो सकता है जो कि डायरेक्टर का भाई हो? नहीं। क्यों? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा? सर उसकी रिव्यू जो है वो बायस हो जाएगा। बायस से क्या होगा? ऑडिशन फेयर नहीं होगी उससे क्या होगा? वो बंदा बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं। वो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जो सबसे प्राइम शर्त है वो क्या होती है? उसकी इंडिपेंडेंस। जब तक वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा उसका कोई भी काम हम मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई? यूनिट 1 शुरू होता है ऑडिट की डेफिनेशन के साथ, फिर बात करता है व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर बात करता है स्टेवरशिप क्या है, एजेंसी क्या है और ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करता है इंडिपेंडेंस की, बात करता है कुछ हद तक मटीरियलिटी की, और एंड के ऊपर लिखी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने मिस किया है, कौन सा भला? मटीरियलिटी। इस पर लिख लें अभी फॉर द टाइम, टू बी कवर्ड इन चैप्टर 3 ISA 320, टू बी कवर्ड इन बुक नहीं टू बी कवर्ड इन चैप्टर 3 ISA 320 and it has implications in chapter 14. It has implications in chapter 14. तो इसको हमने थॉरली कवर करना है 14 से पहले या 14 के मिड में। जब हम इसकी केस स्टडीज करेंगे 14 की, उससे पहले हम इसको कवर कर चुके होंगे। अभी के लिए एक हल्की सी आपको इसकी झलक मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि सर ने ये चीज़ फिलहाल छुड़वा दी थी। लेट्स से आप लोग ऑडिटर हैं और आप गए हैं एक क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए। आपके पार्टनर ने आपको एक फिगर निकाल के दी। उसने कहा बेटा बात सुनो, जो भी तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिले यानी कि गलती मिले, अगर वो गलती 3 मिलियन से ज़्यादा की हो तो वो तुमने गलती ठीक करवानी है, और अगर 3 मिलियन से कम की हो तो वो तुम्हें गलती ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके पार्टनर ने आपको एक फ़िगर निकाल के दी है। ये फ़िगर किसी मेथड से आई होगी, वो मेथड क्या है वो बाद में बात करते हैं। पार्टनर ने कहा कि 3 मिलियन से ऊपर की गलतियाँ तुमने छोड़नी नहीं है, उससे कम की गलतियों को फॉर द टाइम अगर वो ठीक ना भी करें तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप लोग पहुँच गए ऑडिट करने के लिए और आपके सामने कुछ गलतियाँ आनी शुरू हुई। पहली गलती आई 0.1 मिलियन की, फिर गलती आई 0.4 मिलियन की, 0.6 मिलियन की, 2 मिलियन की, 1.6 मिलियन की, 4 मिलियन की, 4.4 मिलियन की, 2.9 मिलियन की। मुझे बताइए इनमें से कौन सी गलती को मैं ठीक करवाने के पीछे पड़ जाऊंगा? एक 6 वाली और एक 7 वाली। ये दोनों इससे क्या है, इससे क्रॉस कर रही हैं, यानी कि इससे क्या है ऊपर। तो मैं एक ये गलती निकाल के मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और एक ये गलती निकाल के मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और उनसे बोलूँगा कि भाई ये दोनों गलतियाँ मुझे ठीक करके दो, क्योंकि मेरे पार्टनर ने कहा था हर वो गलती जो कि 3 मिलियन से ऊपर की होगी तुमने मैनेजमेंट से ठीक करवानी है। तुमने क्या करवाना है? मैनेजमेंट से ठीक करवानी है। क्या ये गलती है? गलती को हम लोग प्यार से कहते हैं मिसस्टेटमेंट। गलती को प्यार से क्या कहते हैं?
मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट। और क्या ये गलती इस अमाउंट से ज़्यादा, इस बेंचमार्क से ज़्यादा? इट मीन्स कि हमारे लिए ये गलती मटीरियल है। हमारे लिए ये गलती क्या है? मटीरियल है, सिग्निफिकेंट है, अहम है। हमारे लिए गलती क्या है? मटीरियल है, सिग्निफिकेंट है, अहम है। हमें ये गलती उनसे ठीक करवानी ही पड़ेगी, और अगर ठीक ना करवाएं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। याद है, ट्रू और फेयर। तो अगर ये 4 और ये 4.4 गलत है, इट मीन्स कि ये ट्रू नेचर नहीं है। तो इसको मुझे लाजमी क्या करवाना पड़ेगा? ठीक। ट्रू एंड फेयर व्यू ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मगर मुझे क्या कहा था पार्टनर ने कि तुमने क्या देखना है? 3 मिलियन को। इससे ऊपर की अगर कोई गलती होगी तो उसको बेटा ठीक करा लेना, इससे जो कम वाली गलती होगी उसको फ़िलहाल लेके मेरे पास आ जाना। तो पार्टनर के पास जाने से पहले मुझे ये 2 गलतियाँ मैनेजमेंट के बंदों से ठीक करवानी पड़ेंगी। अगर वो ठीक कर देंगे तो हम कहेंगे तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। यहाँ तक बात समझ आ गई? ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है कि तुम्हारे अकाउंट साफ बने हुए हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। पार्टनर ने कहा था कि बाकी गलतियां लेके मेरे पास आना। हम पार्टनर के पास चले गए। पार्टनर ने कहा बेटा एक काम करो, इन 6 की 6 गलतियों को ना एक बास्केट में डाल दो। डाल देते हैं। ये यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेते हैं 2.9, और पार्टनर कहता है कि बेटा इनको बास्केट में डाल दिया, मैंने सर डाल दिया। कहता है बेटा अब इनको ऐड करो। मुझे बताइए ऐड करके आंसर क्या आ रहा है? 4.5। मुझे उम्मीद है कि आपके पास एक अदद कैलकुलेटर होगा। मुझे पूरा उम्मीद है, सॉरी पूरी उम्मीद है। मैं कहा जेंडर का पूरा कर दूँ। पार्टनर ने कहा बेटा ये गलतियां डालो एक बास्केट में, और इसको, वाह, कोई 5 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। उसका 2 का 4.5। 2 किसने कहा? मैंने कहा पूरी को ऐड करना है। मैंने ब्लॉग बनाया था पूरा। 7.6 7.6। सर क्या ये 7.6 इस बेंचमार्क से ऊपर है? ऊपर है। पार्टनर ने कहा देखो अलग अलग तो तुम्हें नज़र आया कि ये 3 मिलियन से नीचे थी। जब इनको मिला के देखा, जब इनके दरमियान इत्तेफाक कायम हुआ, तो इत्तेफाक में क्या होती है? इतनी बरकत पैदा हुई कि वो 3 मिलियन को क्रॉस कर गए। इंडिविजुअल गलतियाँ इतनी अहम नहीं हैं, मिला के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या है? अहम। तो अब क्या करें? क्या करना चाहिए हमें? आप बताओ। नॉर्मल दिमाग क्या कहता है कि इनको भी ठीक करवाएं। कहाँ तक ठीक करवाएं? 3 तक। दिमाग ने कहा कि इनको भी ठीक करवा लो। कहाँ तक? 3 तक। या चले मैं इनके बात को रीफ्रेश करता हूँ। इनमें से वो गलतियाँ ठीक करा लो जिसका एग्रीगेट 3 मिलियन से कम का हो, जिसका एग्रीगेट 3 मिलियन से कम का हो। अभी एग्रीगेट क्या आ रहा है? 7.6। इसमें से वो कौन सी गलतियां अगर मैं ठीक कराने बैठूं तो उसके बाद जो गलतियां बच जाएंगी वो 3 मिलियन से कम की होंगी। अगर मैं 2.9 ठीक करा लूं, सबसे पहले अगर मैं उससे कहूँ ये वाली गलती ठीक करके दो, फिर ये वाली गलती ठीक करके दो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, मैंने कुछ रैंकिंग बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ हाई लेवल गलती। तो अगर मैं 2.9 की गलती ठीक करा लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -2.9। आंसर क्या आएगा? 3.7। अभी भी इससे ऊपर है? ऊपर है 4 या 3?
4.7 अकाउंटेंट्स कंफर्म 4.7 अकाउंटेंट्स फिर कहते हैं पेपर फेल हो जाता है FR1 का FR2 का। 4.7 में से अगर मैं अब माइनस करूं 2 मिलियन, आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट मुबारक हो, 3 मिलियन से कम हो गया, 3 मिलियन से कम हो गया। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले वो गलतियां ठीक करवानी है जो कि मेरे लिए क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड, वो ठीक करवा ली, वो बहुत ज़रूरी है। फिर जो इममटीरियल गलतियां हैं, ये क्या है? इममटीरियल गलतियां, इनको डाला एक बास्केट में, टोटल किया, देखा क्या ये इससे बढ़ गया? जी बढ़ गया। अब इसमें से वो गलतियां ठीक कर लो जिसके बाद जो इसका रिजल्ट आए वो इससे क्या हो? कम। तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी गलती ठीक करवाई, कौन सी? 2.9। आंसर क्या है? 4.7। अभी भी ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। फिर उस 4.7 में से मैंने मज़ीद क्या माइनस किया? 2 मिलियन। आंसर क्या आया? 2.7। अब मेरे लिए काबिल बर्दाश्त हो गई है। तो अब अगर मैं इन बाकियों को ऐड करूं, 0.1 जमा 0.4 जमा 0.6 और प्लस 1.6, आंसर क्या आएगा? 0.1 0.4 0.6 प्लस 1.6, आंसर क्या आएगा? 2.9 1.1 हाँ 2 पॉइंट। अब जो एग्रीगेट आएगा वो 3 मिलियन से क्या है? वो उससे क्या है? कम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। 4 मिलियन है, 3 मिलियन तक ही कट ऑफ करवाना है। क्या चीज़? जो 4 मिलियन की बात है मिस्टेक मटेरियल होगी। हाँ हाँ, तो इनको भी हमने 3 मिलियन तक ले जाना है। नहीं, ये पूरा ठीक होगा, ये पूरा का पूरा ठीक होना चाहिए। ये गलतियां जो कि इस बेंचमार्क को क्रॉस कर गई हैं ये कंप्लीटली ठीक होंगी। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी और ये भी, इन सब ने जब ठीक होना फिर पूरा का पूरा ठीक होना जो इंडिविजुअली हैं। याद है? क्लियर? अब अगली बात सुन लें, ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी सीक्वेंस में ठीक कराया जाए, सीक्वेंस कोई भी हो सकती है। इवन अगर मैनेजमेंट कहती है कि सर 2.9 को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, हम सारी ठीक कर देते हैं मगर ये ठीक नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। ये ठीक हो गई, 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 राय कौन सी गई? 2.9 की। ये इससे क्या है? कम। तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ठीक करवा सकते हैं। अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे है? 3 मिलियन से नीचे नीचे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। वहाँ समझ आ गई? यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को ऐड कर लेते हैं, लिखा नहीं हुआ लिख लें। एक कॉन्सेप्ट होता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, यही बस समझ लें, फिर आगे जाके आपने परेशान होना है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ये है मटीरियलिटी। इसका एक और भाई होता है, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ये क्या होता है? एक मिसाल आपको देता हूँ, आपको एक टेंडर मिला गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने कहा कि आपने हमें फर्नीचर बना के देना है 100 दिनों में, और अगर आप 100 दिनों में हमें फर्नीचर बना के नहीं दे पाओगे तो हम आपको पर डे जो आप एक्स्ट्रा दिन लोगे हम 10,000 रुपये चार्ज करेंगे। आपके पास टीम ऑफ वर्कर्स मौजूद है, सामान वगैरह भी है, कुछ सामान है, कुछ सामान मार्केट से आना है। दिन कितने? 100। आप अपनी टीम को कितने दिन बताओगे? 100 से तो कम ही होंगे। कितने? 60 70। आप कितने बताते हैं? 80। कितने बताते हैं? 92 90। इतने बताऊंगा, जो मैं सोचा था उस भाई ने पहले कह दिया मुझे। क्या? 97 एग्जैक्ट 97 आया। 80 70 50 भाई ने परफॉर्मेंस को मज़ीद पीछे खींच दिया।
आप लोगों ने किसी ने ये नहीं कहा कि 100 दिन पूरे, क्यों, क्या रीज़न थी, क्यों नहीं कहा कि 100 दिन, क्या रीज़न है? वो चार्ज करना ना। यानी कि अगर हम उनको बता दें कि 100 दिन है तो वो हमारी टीम बाकायदा इतनी इजी हो जाएगी और चांसेस हैं कि वो 100 दिनों में फिर पूरा ना कर पाएँ। अगर हम उनको 80 दिन बताएंगे, 70 दिन बताएंगे, 65 दिन बताएंगे, 95 दिन बताएंगे, 95, तो हो सकता है कि वो कुछ प्लस माइनस में 5-7 दिन ऐड करके 100 के आसपास पहुंच जाए। बट अगर बताएंगे 100 तो फिर शायद वो 110 दिन, 120 दिन तक कहानी को ले जाए, जिसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? मुझे हो रहा होगा। ओरिजिनल से कम मटीरियलिटी रखना इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इस केस में पार्टनर ने कहा था 3 मिलियन, ये पार्टनर ने कहा था ऑडिट सीनियर को कि तुमने 3 मिलियन से ऊपर गलतियां ठीक करवानी है। मैंने जाकर अपनी टीम को बताया कि मुझे पार्टनर ने कहा है 2.5 मिलियन, मुझे पार्टनर ने क्या कहा है? 2.5 मिलियन। अब सारी वर्किंग हमारी हिल जाएगी। अब ये वाली गलती भी मेरे लिए क्या हो जाएगी? जो पहले मेरे लिए क्या थी? इमटेरियल। ये मैंने क्यों किया होगा? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा एरर जो अभी मेरे सामने नहीं है, बाद में एकदम से उछल के आ जाए, तो मेरे पास उसको कवर करने के लिए मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसा ही होता है। कभी भी पार्टनर से आई हुई फिगर को हम एग्जैक्टली अपनी टीम को कम्युनिकेट नहीं करते, उसमें हमेशा एक मार्जिन रखते हैं, और जितनी लेयर्स होंगी उतना मार्जिन कम होता जाएगा। पार्टनर ने कहा 3 मिलियन, सीनियर ने कहा 2.5 मिलियन, सुपरवाइज़र कहेगा 2 मिलियन, उसके जो नीचे बंदा होगा वो कहेगा 1.5 मिलियन। सब ने अपना अपना मार्जिन रख लिया, तो एंड पे कौन फंसेगा? बेचारे जूनियर्स। उनको क्या मिलेगा? 1.5 मिलियन, और उनके लिए ये वाली 1.6 भी क्या होगी? मटेरियल हो जाएगी। फिर वो इसके पीछे भी हाथ धो के पड़ जाएंगे। बात समझ आई? दिस इज कॉल्ड मटीरियलिटी। वो चीज़, वो अमाउंट, वो फिगर जिससे आपकी यूज़र की इकोनॉमिक डिसीजन बेस कर रही है। आप में से होस्टलाइट कौन सा? होस्टलाइट में कौन है? होस्टलाइट नहीं? घर से कितने पैसे होते हैं? 100, 1000। भाई को महीने के शुरू में मिले 40,000, इतना काफ़ी है? भाई को शुरू में मिले महीने के 40,000। भाई ने कहा जेब में पैसे आ गए हैं, यशी करते हैं, शशके गिरते हैं। भाई ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। जेब में पैसे थे ना, कभी स्टिंग पी ली, कभी ब्लू वाली स्टिंग पी ली जो कि कोई भी नहीं पीता, वो भी आपने पकड़ के पी डाली। फिर भाई ने कहा लाल भी हो गई है, ब्लू भी हो गई है, अब येलो वाली पीते हैं, येलो भी पी ली। सुबह अच्छा सा नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया, दोस्तों को भी पैसे बांट दिए। क्यों? जेब में पैसे हैं, और जब जेब में पैसा होता है तो पैसे फुदक रहे होते हैं, निकलना चाह रहे होते हैं बाहर। महीने के एंड पे जब दोबारा से जेब चेक की आखिरी 5 दिनों में, तो जेब में कोई 150 रुपये बचा। शुरू में कितना था? 40,000। 25 दिन के बाद कितना बचा? 150। अब भाई परेशान है, खाना खाऊं रात का या ना खाऊं, सुबह नाश्ता करूं या खाली चाय पे गुजारा कर लूं। दोस्त के पास जाऊंगा, वहाँ से मुझे उधार भी मिलने वाला नहीं है। एक टाइम पे भाई बहुत अमीर थे, जेब में जब पैसा था तो चीज़ें बाय कर रहे थे, चीज़ें ख़रीद रहे थे, पैसा लुटा रहे थे पानी की तरह। उस वक़्त इनकी डिसीजन मेकिंग किसी और तरफ थी। पर जैसे जैसे पैसा कम होना शुरू हुआ, जैसे जैसे वो अमाउंट मटीरियलिटी की कम होना शुरू हुई, इनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रहण लगता गया। और अब ये परेशान है कि मैं 150 रुपये में 5 दिन कैसे गुजारूँगा। अब आप क्या वो महंगे वाला जूस पी सकते हैं? नहीं। स्टिंग पी सकते हैं? नहीं। हाँ भी 150 रुपया तो है ना, वो तो है ना।
तो कहने का मकसद ये है कि शुरू में इनकी डिसीजन मेकिंग क्या थी, अच्छी थी या बुरी थी? बुरी थी। इन्होंने पैसों को सेव नहीं किया, जो अब आके इनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट मटीरियलिटी, यूज़र की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। शुरू में गलत फैसले किए जिसके बिना पे अब वो पैसों को रिकवर नहीं कर पा रहे। यहाँ तक बात समझ आई? पक्की बात। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। ऑडिट में या एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई, छोड़े, ये क्या है, ये जरा पढ़े, अश्योरेंस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अश्योरेंस? ये क्या होती है? किसी को यकीन दहानी करवाना, गारंटी देना, और वाह और बताएं, मैं साफ बताएं, हैं? बताना कि जो फिगर्स निकाले पक्का होके बताना, पुख्ता होके बताना कि जो चीज़ मैंने कर दी है वो चीज़ ऐसे ही है, और किसी को कोई बात कॉन्फिडेंस से बताना। दिस इज कॉल्ड अश्योरेंस। दिस इज कॉल्ड अश्योरेंस। अश्योरेंस बेसिकली एक बड़ी टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है। किसी भी तरह के काम को चेक करके ये बताना कि ये चीज़ ठीक बनी हुई है, ये है अश्योरेंस। किसी भी तरह के काम को चेक करना, ये कैमरा सही से रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं कैमरे को चेक करने के लिए जाऊं और मैं टीम को बताऊं कि तुम्हारा कैमरा सही काम कर रहा है, ये मैंने उनको क्या दी है? अश्योरेंस। ये मैंने क्या दी है? अश्योरेंस। गेट के ऊपर गार्ड अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए अगर मैं कोई टीम बुलाऊं और वो आके उसकी ड्यूटी को चेक करे 2 दिन लगा के या 2 रातें लगा के, तो वो मैं जाते हुए एक रिपोर्ट दे के जाएंगे कि हमने आपके गार्ड का सब कुछ देखा है, ये सही से काम कर रहा है। ये भी क्या है? अश्योरेंस। तो अश्योरेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, पर जब हम स्पेसिफिक अकाउंट्स की अश्योरेंस की बात करते हैं, जब स्पेसिफिक अकाउंट्स की अश्योरेंस की बात करते हैं, तो उसके लिए जो नाम यूज़ होता है दैट इज़ ऑडिट। दैट इज़ खाली ऑडिट। दैट इज़ ऑडिट। और ऑडिट के अलावा यानी कि अकाउंट्स के अलावा किसी भी और चीज़ की अश्योरेंस, वो क्या है? अश्योरेंस। ये अपने अंदर क्या है? एक ब्रॉडर टर्म, एक बड़ी टर्म। तो ऑडिट क्या होगा? अकाउंट्स की स्पेसिफिक अश्योरेंस, और अकाउंट से हट के किसी भी और चीज़ को वेरीफाई करना क्या कहलाएगा? आपका अश्योरेंस। यहाँ तक बात समझ आ गई? अश्योरेंस 3 तरह की होती है, किताब में लिखी होंगी 2, आपने लिखना है, लिखे ज़रा किताब में। अश्योरेंस 3 तरह की होती है। यूनिट 2 पे जाइएगा, यहाँ लिखा हुआ है ना टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, वहाँ पे लेवल्स ऑफ अश्योरेंस। यहाँ पे लिखी हुई है 2 तरह की। लिखें, अश्योरेंस 3 तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। अश्योरेंस 3 तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। जब लिखेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अश्योरेंस हमारी 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। अब आगे लिखें, एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज इक्वल टू 100% लेवल ऑफ अश्योरेंस। लिखो लिखो, एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज 100% अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज 100% अश्योरेंस। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया। ये हम ऑडिट में कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये हम ऑडिट के अंदर कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी ऑडिट में इस तरह की अश्योरेंस नहीं दी जा सकती। कौन सी वाली? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये कौन सी होती है? 100% अश्योरेंस। यानी कि ये सॉर्ट ऑफ गारंटी है
कि तुम्हारे अकाउंट्स 100% ठीक बने हुए हैं, जो कि ह्यूमनली कहना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, हमने वैसे भी काम किस पे करना है, सैम्पलिंग पे, एस्टीमेट्स हैं, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। तो इन तमाम रीजंस की वजह से हम जो अश्योरेंस देते हैं वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती है। तो फिर वो कौन सी होती है? रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सी होती है? रीजनेबल अश्योरेंस। तो आगे लिख लें, रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिट में दी जाती है, ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस दी जाती है। यानी कि ऐसी अश्योरेंस जो कि एब्सोल्यूट की तरह 100% तो नहीं है, मगर एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस ज़रूर है। वो एब्सोल्यूट की तरह 100% चीज़ों का वेरीफाई नहीं कर रही है, मगर इतना ज़रूर वेरीफाई कर रही है कि मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ऑडिट में क्या देंगे हम? रीजनेबल अश्योरेंस। यहाँ तक लिख लिया? पक्की बात है, समझ भी आ गई है। ऑडिट का ना एक कज़न होता है, उसको हम प्यार से कहते हैं रिव्यू। क्या कहते हैं प्यार से? रिव्यू। ऑडिट में हम लोग काम करते हैं 60%, 70%, बहुत छलांग मारेंगे तो 80%। रिव्यू की जो असाइनमेंट होती है ना, वो होती है 15 दिनों की, 10 दिनों की, बहुत ही छलांग लगाएंगे तो 1 महीने की, मगर ऑडिट होता है 3, 3.5, 4 महीने का। तो रिव्यू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अश्योरेंस। ये भी किसकी होती है? फाइनेंशियल्स की। किसकी होती है? फाइनेंशियल्स की। मगर ये ऑडिट की तरह 70-80% नहीं होती, ये होती है 30%, 40% के आसपास, 50 भी नहीं होती। यानी कि हम रिव्यू में सिर्फ वो चीज़ें वेरीफाई करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो, बस जितना काम हम 2 हफ्तों में, 10 दिनों में कर सकें, उसके अंदर हम देते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। उसमें क्या देते हैं? लिमिटेड अश्योरेंस। तो अश्योरेंस की 3 कैटेगरीज हैं या 3 लेवल्स हैं। एब्सोल्यूट लिख के बड़ा सा क्रॉस लगा दें कि हम ये प्रोवाइड नहीं करते। रीज़नेबल के आगे लिख दें ये हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे? ऑडिट में। और लिमिटेड के आगे बता दें ये हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? रिव्यू में। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी तो मुझे बताइए। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। डन। रीजनेबल अश्योरेंस में और लिमिटेड अश्योरेंस में डिफरेंस। पहला, इसके स्पेलिंग है REA और LI। आई क्या पूछता ना डिफरेंस, बच्चे लिख कर आते हैं। इसके स्पेलिंग ये हैं, इसके स्पेलिंग ये हैं। इसमें 3, 6, 9 वर्ड्स, 10 वर्ड्स आते हैं, इसमें 7, 8 वर्ड्स आते हैं। ये डिफरेंस नहीं है बेसिकली। इसमें 5 वॉवल्स हैं, इसमें 5 वॉवल्स हैं, इसमें 3 वॉवल्स हैं। सर रीजनेबल अश्योरेंस कहाँ देनी है? ऑडिट में। ये कहाँ देनी है? रीजनेबल अश्योरेंस है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, मगर ये गारंटी नहीं है। लिमिटेड है लो लेवल ऑफ अश्योरेंस, ये कम दर्जे की अश्योरेंस है, ये हाई दर्जे की अश्योरेंस है। रीजनेबल अश्योरेंस को हम प्यार से कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। और लिमिटेड को प्यार से कहते हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। रीजनेबल पॉजिटिव है और लिमिटेड क्या है? नेगेटिव। तो रीजनेबल अश्योरेंस अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, इसलिए लिखवाया था कि आपने पूछना सर ये एब्सोल्यूट क्या होता है। तो अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस कौन देता है? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कौन होता है? अकाउंट्स की बात करोगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा? ऑडिटर। और अगर अकाउंट से हट के किसी और अश्योरेंस की बात करोगे तो उसका नाम क्या होगा? प्रैक्टिशनर।
a high but not absolute level of assurance provided by the practitioner, और ये एक्सप्रेस की जाती है इन पॉजिटिव फॉर्म, ये एक्सप्रेस की जाती है इन पॉजिटिव फॉर्म। अब जो लिखवा रहा हूँ वो लिखें उर्दू में, लिखें जो बोल रहा हूँ उर्दू में लिखना है, बेशक आप रोमन उर्दू इस्तेमाल कर लें, मगर आपका एक डिफरेंस अभी बता दूं, इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस का हरगिज मतलब ये नहीं है मेरा ख्याल से मैंने लिखने को कहा था, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस का हरगिज ये मतलब नहीं है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर बने हुए हैं। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है या बात करने का एक तरीका है। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है या बात करने का तरीका है। लिख लिया? अब इसका मतलब समझें। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्ड पॉजिटिव जहाँ पे आ गया ना, वो समझते हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बस उनके लिए पॉजिटिव का मतलब ये है। और जहाँ मैं कह दूँ कि अकाउंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वो कहेंगे सर ये तो फिर रीज़नेबल नहीं है, ये कौन सी बन गई है? लिमिटेड। ये गलती नहीं करनी। रीज़नेबल में दोनों बातें कवर होती हैं, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। पॉजिटिव क्यों कहा? पॉजिटिव इसलिए कहा कि ये एक बात करने का तरीका है, हम सीधी मुंह पे बात कर रहे हैं कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बात घुमा के नहीं कर रही है, सीधा उसको मुंह पे कह रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं या तुम्हारे अकाउंट्स ठीक नहीं बने हुए। तुम्हारे अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं या तुम्हारे अकाउंट्स ठीक नहीं बने हुए। हम उसको डायरेक्ट बता रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा मुंह पे कह रहे हैं अकाउंट्स ठीक है या अकाउंट्स ठीक नहीं है। तो पॉजिटिव फॉर्म का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे। ट्रू एंड फेयर व्यू अगर नहीं भी दे रहे हैं तो हमने ऑडिट में करना क्या है? काम यही करना है, अश्योरेंस लेकर आनी है, वो रीजनेबल भी होगी मगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। ये स्टेटमेंट क्या है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हम मत्थे पे कह रहे हैं, सीधा मुंह पे कह रहे हैं, बात घुमा के नहीं कर रहे हैं। अब ये पढ़ें, ऊपर छोड़ दें। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव कि तुम्हारे फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। ये घुमा दिया मैंने, मुंह पे नहीं कहा। मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे मुझे ये लगे कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। ये घुमा दी मैंने बात। अब इसमें अगर गौर से देखें तो दोनों बातें कवर हो रही हैं। अगर कल को कोई मसला आ गया तो मैं बच सकता हूँ ये कह के कि जितना मैंने रिव्यू किया था, जितना मैंने देखा था, उस वक़्त मुझे कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आई थी, और कल को अगर कोई मसला ना आया तो मैं शुक्र हो जाऊँगा, देखा मैंने कहा था ना कि इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये डुअल स्टेटमेंट है, इसे कहते हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस। और ये किस में दी जाती है? रिव्यू के अंदर। ये किस में देनी होती है और ये किस में करनी होती है? ऑडिट में। ये सीधी स्टेटमेंट थी, ये घुमा के स्टेटमेंट है। अब मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वो क्या थी? हाई लेवल। ये क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर। बंदा वही है, फर्म वही है, एक्सप्रेस्ड इन अ नेगेटिव फॉर्म, एक्सप्रेस्ड इन अ नेगेटिव फॉर्म, और वो थी एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। ये किसमें है? नेगेटिव फॉर्म।
एक मिसाल आपको देखो, आपका देखने आए रिश्ता, इंशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई, पेपर पास हो नहीं रहे हैं और वो देखो भाई जो है ना वो मास्क से बस बाहर आने वाले हो गए हैं। अच्छा, रिश्ते वालों ने पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो, तो आप रीज़नेबल बताएंगे, लिमिटेड बताएंगे, एब्सोल्यूट बताएंगे? आप एब्सोल्यूट बता रहे होंगे। आपसे आपका जब पूछा जाएगा तो आप अपनी सारी बातें बताएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका भाई क्या करता है, भाई के लिए अगर रिश्ता आया हो और आपसे इंक्वायरी की जाए कि बताओ तुम्हारा भाई क्या क्या काम करता है, क्या वो नमाज़ें पढ़ता है, क्या वो एक अच्छा इंसान है, क्या वो कोई काम शाम करता है, क्या वो पान शान खाता है, क्या वो रात को जल्दी आता है या देर से आता है, तो आप भाई के साथ 24 घंटे होते हैं? नहीं। मगर आप भाई को जानते हैं, तो एब्सोल्यूट दे रहे होंगे, रीज़नेबल दे रहे होंगे या मॉडरेट दे रहे होंगे? रीज़नेबल दे रहे होंगे। आपसे पूछा जाए कि आपका कज़न वो कैसा है, अब कज़न के शायद महीने में 2 दफ़ा आपकी मुलाकात होती होगी, साल में शायद 6 दफ़ा मुलाकात होती होगी, तो रीज़नेबल देंगे, एब्सोल्यूट देंगे या मॉडरेट देंगे? मॉडरेट देंगे या लिमिटेड एश्योरेंस देंगे? बात समझ आ गई? एक है 100% जो कि हम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, एक है रीज़नेबल जहाँ तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और रिव्यू में कौन सी देनी है? लिमिटेड एश्योरेंस। रिव्यू में कौन सी देनी है हमने? लिमिटेड। यहाँ तक बात समझ आ गई? आखिरी बात, फिर कार्रवाई को एंड करते हैं। सर आप नहीं, सर आपको आपके घर वालों ने कहा प्यारे बेटा हम लोगों ने मरी जाना है, ये रही एक गाड़ी, ज़रा मैकेनिक के पास लेके जाओ और चेक करवा के आओ कि गाड़ी मरी जाने के काबिल है भी या नहीं। आपने कहा अब्बू जी मसला ही कोई नहीं है, चाबी पकड़ी, जूम करते पहुँचे मैकेनिक के पास, जाकर मैकेनिक को गाड़ी चेक कराई। मैकेनिक ने अपने टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, कुछ गूगल पर सर्च किया। एक अच्छा मैकेनिक जो होता है जिसके पास वो आजकल टूल्स भी होते हैं डिफरेंट, उसने मैकेनिक ने कुछ चीज़ें चेक की और आपको बता दिया गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के बाद कि तुम्हारी गाड़ी मरी जाने के काबिल है। आपने घर फ़ोन किया, वहीं पे खड़े खड़े अम्मा मुबारक हो, गाड़ी तैयार है। अम्मा ने कहा बेटा लिखवा के लाना, हमें तुम पे भरोसा नहीं है। तो आपने कहा यार लिख के दे दे भाई, वो मेरे पे भरोसा करने वाले नहीं हैं, करते भी ऐसे। आप घर आ गए, ये कहानी समझ आई? इस कहानी में पूरा कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ आ गई है? मुझे बताइए इस पूरी कहानी में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 1, 2 या 3? 3। एक ये भाई, एक घर वाले और एक वो मैकेनिक। क्या मैं मैकेनिक को प्रैक्टिशनर कह सकता हूँ, जो चेक कर रहा है, जो वेरीफाई कर रहा है? ये भाई इनकी जिम्मेदारी थी गाड़ी को ठीक करवाना, क्या मैं इनको मैनेजमेंट कह सकता हूँ, जिनकी जिम्मेदारी होती है अकाउंट्स को बनाना? और प्रैक्टिशनर कौन होता है? मेरा ऑडिटर। जाना किसने था? घर वालों ने। उस गाड़ी का अल्टीमेट यूज़र कौन है? घर वाले। और घर वाले इज़ एज इक्वल एज कंपनी के शेयर होल्डर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स किस चीज़ को वेरीफाई करवाने के लिए भाई लेकर गए हैं? गाड़ी को। तो ऑडिटर आगे किस चीज़ को वेरीफाई करता है? अकाउंट्स को, फाइनेंशियल्स को। उस मैकेनिक ने या उस प्रैक्टिशनर ने कुछ टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके गाड़ी को वेरीफाई किया, तो ऑडिटर किस चीज़ को देखता है और बताता है कि अकाउंट्स सच्चे बने हुए हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो कौन से होते हैं? IFRS। तो उसके टूल्स इज़ एज इक्वल एज ऑडिटर के पास AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उस मैकेनिक ने गाड़ी देखी, टूल्स देखा, आपस में कंपेयर किया और एक एविडेंस निकाला। क्या निकाला? एविडेंस। तो ये भी तो यही काम करता है। फाइनेंशियल पकड़े, अकाउंट्स पकड़े, दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया, देखा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और निकाला एक
एविडेंस। फिर उस मैकेनिक ने एक इनको रिपोर्ट लिख के दी थी कि जाओ घर वालों को बता दो कि गाड़ी इस काबिल है। तो हम भी तो यही करते हैं कि हम एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं जिसमें बताते हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें कहलाती हैं एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। 3 पार्टी रिलेशनशिप। प्रैक्टिशनर कौन है? ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन था? आप, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट। यूज़र कौन है? उसका शेयर होल्डर। सब्जेक्ट मैटर वो गाड़ी। सूटेबल क्राइटेरिया वो स्टैंडर्ड्स। एविडेंस जब इनको आपस में मैं कंपेयर करूंगा, और किस फॉर्म में दूंगा? रिपोर्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में दूंगा मैं? बुक में एक डेफिनेशन है अश्योरेंस एंगेजमेंट की। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है एलिमेंट्स वाला, तो वो डेफिनेशन उठा के बस क्रैम कर लेंगे। उसको कोशिश करना है कि अपने अल्फाज में ना लिखा जाए। इतना कर लेंगे, कल के लिए हो जाएगा, पक्की गल है। यूनिट 2 आपका पूरा हुआ। कौन सा वाला? यूनिट 2। तस्वीर खींच लें, मैं आता हूँ। तस्वीर खींच लें। कल आपको एक सवाल दिया था अमजद वाला, वो किया? वो दे के जाएगा, और ये 2 सवाल कल लिख के लाते हैं। हैं? हो गया? बस ठीक है। ये दोनों सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर करके आने हैं। हो जाएगा? भाग जाए। सब्जेक्ट मैटर नहीं। हाँ, क्या कह रहे?